नमस्कार। मैं आज आपको बीए पाठ प्रथम में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप स्थायी रूप वाले नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक उद्भेदन के साथ उनकी शंकु रचना तथा अन्य रूपों में परिवर्तन होता रहता है। खासकर यह परिवर्तन विस्फोटक रूप से उद्गार होने से होता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ लावा तथा विखंडित पदार्थ के अनुपात तथा उनकी मात्रा एवं गुणों पर आधारित होती है। जब विस्फोटक उद्गार होता है तो विखंडित पदार्थ तथा ज्वालामुखी धूल अधिक होती है। फलस्वरूप विस्फोटक छिद्र तथा राख शंकु या सिंडर कोन की रचना होती है। जब उद्गार शांत रूप में होता है तो लावा की अधिकता के कारण लावा पठार तथा लावा गुंबद एवं लावा मैदान की रचना होती है। चूंकि ज्वालामुखी क्रिया का क्षेत्र धरातल के नीचे तथा बाहर दोनों तरफ होता है, अतः ज्वालामुखी स्थल रूपों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: बाह्य स्थल रूप तथा आभ्यंतरिक स्थल रूप। विशद रूप से ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों को निम्न रूप में विभाजित किया जा सकता है: बाह्य स्थलाकृति, इनमें केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ऊंचे उठे हुए भाग और नीचे दस्ये हुए भाग। दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप, इनमें लावा पठार तथा लावा गुंबद और लावा मैदान। दूसरा है आभ्यंतरिक स्थलाकृति, आंतरिक लावा गुंबद, बैथोलिथ, लैकोलिथ, थैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइट और स्टॉक। बाह्य स्थलाकृति, केंद्रीय उद्गार द्वारा तीव्र गैस तथा वाष्प पर्याप्त लावा तथा विखंडित पदार्थों के साथ प्रकट होती है। इन पदार्थों के जमाव से अनेक प्रकार की शंकुओं की रचना होती है। इन्हें ऊंचे उठे भाग कहते हैं। इनके अलावा विस्फोट के समय ज्वालामुखी का कुछ भाग उड़ जाता है या नीचे दरसक जाता है। इस प्रकार के बने आकार को क्रेटर तथा काल्डेरा कौन कहते हैं। इन्हें धंसे हुए भाग कहा जाता है। ज्वालामुखी शंकु या इनमें देखिए नंबर 1 सिंडर शंकु। सिंडर कोन प्राय कम ऊंचे शंकु होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल तथा राख तथा विखंडित पदार्थों का ही सहयोग रहता है। सर्वप्रथम गैस के उद्गार के साथ ये पदार्थ छोटे आकार में, खासकर चींटी के ढेर के रूप में एकत्रित होकर शंकु का प्रारंभिक रूप देते हैं तथा प्रारंभ में इनकी ऊंचाई कुछ इंच से कुछ फीट तक ही होती है। धीरे धीरे निश्चित पदार्थ का संग्रह होता है तथा शंकु का आकार बढ़ता जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिंडर शंकु के निर्माण में तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता है। कभी कभी इनके विस्तार एवं वृद्धि की गति इतनी तीव्र होती है कि एक हफ्ते के अंदर ही इनकी ऊंचाई 400 फीट तक हो जाती है। अधिकांश सिंडर कोन का ढाल क्रेटर की सतह की तरफ अवतल होता है तथा इनका ढाल 30 से 45 डिग्री का होता है। बड़े बड़े विखंडित पदार्थ क्रेटर के पास 40 से 45 डिग्री ढाल के होते हैं। महीन पदार्थ जैसे राख आदि सतह के पास क्रेटर से दूर होते हैं। इस शंकु का निर्माण असंगठित, ढीले तथा बड़े बड़े जल के लिए प्रवेश टुकड़ों के होता है तथा अपरदन के बाद भी इसका मौलिक रूप सदियों तक नष्ट नहीं होता है। मैक्सिको का जोरल्लो, सान साल्वेडोर का माउंट इजाल्को, फिलीपाइंस का लुनोज द्वीप का कैमिनिगम ज्वालामुखियों की शंकु निश्चित रूप से सिंडर शंकु के उदाहरण हैं। कंपोजिट शंकु सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के निस्तेज ज्वालामुखी पदार्थों के क्रमशः तय के रूप में जमा होने से होता है। इसी कारण कभी कभी इनको परतदार शंकु कहते हैं। विश्व के अधिकांश उच्चतम, अत्यधिक सुडौल तथा बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत कंपोजिट शंकु के प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का शास्ता, रेनियर का हुड, फिलीपींस का मेयान तथा जापान का फ्यूजियामा आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इन शंकुओं का निर्माण लावा तथा विखंडित पदार्थों की परत के बारी बारी से जमा होने से बनता है। पारितोषिक शंकु, जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उसमें फटन हो जाने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य द्रोणी या नली से छोटी छोटी उपशाखाएं निकल आती हैं। मुख्य शंकु से निकले भाग पर इन उपनलिकाओं से लावा आदि पदार्थ निकलने लगते हैं तथा जिनके जमा होने से मुख्य शंकु छोटे छोटे अन्य शंकु में आविर्भाव होता है।
पैठिक लावा शंकु, जब लावा काफ़ी हल्का तथा पतला होता है एवं सिलिका की मात्रा कम होती है तो लावा अधिक दूर तक फैलने के बाद जमता है। इस कारण एक लंबे स्थान पर कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। इसका आकार शील्ड की तरह होता है, अतः इसे शील्ड शंकु भी कहा जाता है। एसिड लावा शंकु, जब उद्गार का निस्तृत लावा काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा होता है एवं सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो लावा जो ही धरातल पर प्रकट होता है उसी समय शीघ्रता से ठंडा होकर के जम जाता है, अतः उसको फैलने के समय नहीं मिल पाता। फलस्वरूप तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। इसे स्ट्राम्बोली प्रकार के शंकु भी कहते हैं। फिर लावा गुंबद, लावा गुंबद जब प्राय शील्ड शंकु के रूप में होता है, अंतर केवल इतना होता है कि गुंबद शंकु से विस्तृत होता है, इसका ढाल अधिक होता है। लावा गुंबद का निर्माण ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ लावा के जमाव से ही होता है। लावा डाट, जब मिश्रित शंकु वाले ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं तो उनकी नली तथा छिद्र ठोस लावा से भर जाते हैं। जब शंकु अपर्दन द्वारा नष्ट हो जाते हैं तो नली में जमा डाट या प्लग दीवाल की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार प्लग से पूरी नली भर जाती है, जिसे ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। क्रेटर, ज्वालामुखी के छिद्र से ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्राय क्रेटर की प्रकार होता है जिसका ढाल शंकु पर आधारित होता है, जिससे उनका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सिंडर शंकु से अंदर बने क्रेटर का ढाल 25 से 30 डिग्री का होता है। काल्डेरा, क्रेटर का विस्तृत भाग ही काल्डेरा कहा जाता है। दरारी उद्भेदन की स्थलाकृतियाँ, ज्वालामुखी उद्भेदन से लावा एक लंबी दरारी के सहारे धरातल पर प्रकट होता है तथा तरल होने के कारण शीघ्रता से धरातल के ऊपर क्षैतिज रूप में फैल जाता है। आसपास के धरातलीय भाग पर लावा की मोटी या पतली परत पाई जाती है। लावा के क्रमिक प्रभाव के साथ लावा की अनेक चादरें का विस्तार हो जाता है तथा प्रत्येक लावा की परत गहराई 20 से 100 फीट तक होती है। इस प्रकार लगातार जमाव के कारण लावा मैदान का निर्माण होता है। इस प्रकार के विस्तृत पठार तथा मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, न्यूजीलैंड, फ्रांस, साइबेरिया आदि में पाए जाते हैं। अभ्यंतरिक स्थलाकृतियाँ, ज्वालामुखी उद्गार के समय वाष्प की तीव्रता में कमी होती है तो मैग्मा धरातल पर ऊपर न आकर के धरातल के नीचे दरारों में ही जमा हो जाता है जो और ठोस रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार धरातल के नीचे बने स्थल रूप को आंतरिक स्थलाकृतियाँ कहते हैं। इनमें बैथोलिक, लैथोलिक, लोपोलिक, लोकोलिक, डाइक, सेल आदि बनते हैं। गैसर, ये वास्तव में एक प्रकार का गर्म जल का स्रोत होता है जिससे समय समय पर गर्म जल अथवा वाष्प निकलती है। गैसर शब्द आइसलैंड की भाषा में ग्लेशियर शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ तेजी से उछलता हुआ अथवा फुहार छोड़ने वाला होता है। गैसर शब्द का प्रयोग आइसलैंड में उष्ण जल के स्रोत ग्रेट ग्लेशियर के उछलते हुए जल को प्रदर्शित करने से किया गया है। ग्लेशियर सविराम गर्म जल का स्रोत होता है जो कि समय समय से अपने मुख से गर्म जल की फुहारें तथा वाष्प छोड़ता रहता है। धुआरे धूम्र छिद्र लैटिन भाषा में फ्यूमरोल शब्द से लिया गया है। इसका तात्पर्य ऐसे छिद्र से होता है जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलता रहता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो जोरों से धुआं निकल रहा हो। इस कारण इन्हें धूम छिद्र या धुआरे कहा जाता है। वास्तव में धुआरे का सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार से लावा, राख, विखंडित पदार्थ आदि का निकलना समाप्त हो जाता है तो कभी कभी अवकाश के बाद तथा कभी कभी लगातार गर्म वाष्प तथा गर्म गैसें निकलती रहती है। धुआरे का विस्तृत क्षेत्र अलास्का के कटमई ज्वालामुखी के समीप कई वर्ग मील क्षेत्र में पाया जाता है। धुआरे के साथ वाष्प तथा गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। इनमें प्रमुखतः गंधक ही होता है। ऐसे धुआरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उन्हें गंधकीय धुआरे, सौलफतारा कहते हैं।
इटली के नेपल्स नगर के पास एक सोलह तारा नामक गंधकीय द्वारा है जिससे सदैव गंधकीय धुआं निकलता रहता है। इसी आधार पर ऐसे द्वारे जिनसे गंधक का धुआं निकलता है उन्हें सोलह तारा कहा जाता है। थैंक यू।